हेलो, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक और अचीवमेंट जो हमारे सेंटर को मिली। एक बच्ची जिसे एडीएचडी और माइल्ड ऑटिज़्म था, किस तरह से वो यहाँ से रिकवर होके गई और आज नॉर्मल स्कूल में जा रही है। उसके सेंसरी इश्यूज़, उसकी स्पीच, उसका सोशल लेवल क्या था, उसका एकेडमिक लेवल क्या था और आज वो क्या कर रही है, इस विषय में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए डेफिनिटली इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि काफ़ी मोटिवेटिंग है। इसे ध्यान से देखिएगा। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करूँगी एक ऐसी बच्ची के बारे में जो मेरे पास करीब 2 साल पहले आई थी। उसे एडीएचडी और ऑटिज़्म, कुछ सिम्पटम उसमें ऑटिज़्म के भी थे, लेकिन ज़्यादा उसमें एडीएचडी के सिम्पटम थे। बहुत हाइपर एक्टिव, टैक्टाइल डिफेंसिव, बहुत ज़्यादा। जब उसके मुझे याद है जब भी उसकी मदर मेरे पास लेकर आई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत परेशान थी। बोले कि मैं हर जगह मैंने मैडम देखा मेरे बच्चे को कोई भी मतलब ये कोई नहीं कहता है कि ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने बोला कि ये सच है कि कंडीशन को हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब मुझे यह बोला कि एक बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला कि उनकी बड़ी बेटी की कंडीशन डिट्रॉइट होगी। जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने बच्ची को ध्यान से देखा और मैंने उनसे कहा कि क्या कंडीशन अभी इसकी। तो उन्होंने जब मुझे बताया, बच्ची की डिटेल्स बताई, तो मैंने उन्हें बोला कि आपकी बच्ची इंप्रूव हो सकती है, डोंट वरी। तो वो बहुत खुश हुई। एक पेरेंट्स को ये चीज़ कहना बिल्कुल इनसेंसिटिव है, गलत है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ये गलतियां बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप एक यकीन पेरेंट्स को जो दिला देते हैं सारी उम्र वो चीज़ उनके दिमाग पर रहती है। इससे पेरेंट्स में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और वो बच्चों के साथ सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो बोल दिया गया है शायद वही सही है। मेरा बच्चा दिन ब दिन खराब होगा, वो ठीक नहीं हो सकता। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है या एडीएचडी एक ऐसी कंडीशन है जिसे सही तरह से सपोर्ट किया जाए, उसे प्रॉपर इंटरवेंशन दिए जाए तो ये कंडीशन डे बाय डे इम्प्रूव होती है। और ऐसा ही एक एग्जांपल है सृष्टि का। जब मेरे पास मदर आई थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं ज्वेलरी भी आपको देने को तैयार हूँ, मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है, मेरे पास जितना भी पैसा है, मैं आपको देने को तैयार हूँ, आप मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। उसे बोला कि आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बच्ची बिना ज्वेलरी दिए भी ठीक होगी। और आई नो दैट, क्योंकि मुझे पता था कि बच्ची इंप्रूव हो सकती है। कभी भी हम जब पेरेंट्स के साथ में बात करते हैं तो इस तरह से बात कीजिए कि उन्हें हम तसल्ली दें, उनका दिल न तोड़ें। ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, हम जानते हैं, लेकिन ये बात एक सही वे में कहना ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स मिसगाइड ना हो। उन्हें लगता है कि ऑटिज्म ऐसा ही रहेगा, या वो दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं कि वो बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा भी बड़ा होकर ऐसा करेगा। तो ऐसा नहीं होता। ऑटिज्म में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे उसे ऑटिज्म ही क्यों ना हो। सृष्टि को चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी, वो चीज़ें बता नहीं पाती थी, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं थी, चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैंने उसके साथ प्ले थेरेपी में स्टार्ट किया, उसने मुझे देखना शुरू किया। मैं उसकी फेवरेट चीज़ों को लेती थी। जैसे उसे कार बहुत पसंद थी तो मैं कार को लेती थी और कार के बारे में उससे कई बातें करती थी ताकि मैं उसकी स्पीच लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकूँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बने और वह मुझे देखना शुरू करे। क्योंकि उसका आई कॉन्टैक्ट, उसकी सिटिंग बहुत कम थी। जब वो मेरे पास आई थी तो बहुत ज़्यादा रोती थी, इतना ज़्यादा कि वो खुद को टच नहीं करने देती थी। बहुत टैक्टाइल डिफेंसिव थी। पूरा टाइम वो 2 घंटे मेरे पास रही और 2 घंटे वो रोती ही रही। पहले 10 दिन उसने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया मेरे साथ में। ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जो पेरेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, दूसरों की बातों पे यकीन कर लेते हैं कि हमारा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल गलत है। बच्चे बहुत इम्प्रूव होते हैं और ये एक एक्सपीरियंस है मेरा जिसे मैं शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ ताकि पेरेंट्स को उससे मोटिवेशन मिले, उन्हें वो सच्चाई पता लगे, समझ पाएँ कि अगर हम बच्चे के साथ में सही तरह से काम करते हैं और उसे इंटरवेंशन देते हैं, तो बच्चे काफ़ी हद तक रिकवर हो सकते हैं। वो उसका लगातार रोना चिल्लाना जो था उससे वो परेशान थोड़ी होती थी, लेकिन कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये 8 से 10 दिन तक ये चुप नहीं की, पता नहीं इसे कितने दिन और लगेंगे, लेकिन अचानक ही उसमें मैंने चेंजेस देखने शुरू किए। जब हम उसे एक्टिविटीज़ करवाते थे तो वो देखने लगी। कोई दरवाज़ा पीछे से खुला है तो वो एकदम से देखती थी, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होती थी और जब कोई डोर पीछे से खुलता था तो वो बहुत ज़्यादा रोती भी थी। तो ये एक बिहेवियर पर काम करने के लिए मुझे ये करना पड़ा कि मुझे एक ऐसे रूम में उसे शिफ्ट करना पड़ा जहाँ उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो,
ताकि वो चीज़ों पर ध्यान दे पाए। जब मैंने उसकी मदर से पूछा कि आपको मेरा एड्रेस कैसे पता चला, ऑटिज़्म न्यूरोज के बारे में कैसे पता चला, तो उन्होंने बोला कि मैंने यूट्यूब पर आपका चैनल देखा था जिसमें आपने बताया था कि एक एडीएचडी बच्चा आपके यहाँ सिक होकर गया है और वो स्कूल जा रहा है। जो बच्चा ठीक होकर मेरे पास से स्कूल में जा रहा था, उसके बारे में भी मैंने आपके साथ में एक वीडियो में शेयर किया है, लेकिन उसका एक डिटेल वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी ताकि आप एडीएचडी को बेहतर रूप में समझ पाएं। हाँ, लेकिन उसको एडीएचडी के इश्यूज, बहुत सेंस इश्यूज बहुत ज्यादा थे। इतने सीवियर इश्यूज थे कि वो आई कांटेक्ट ही नहीं देती थी, देखती नहीं थी बिल्कुल भी और लगातार रोती थी। उसका हाथ पकड़ते थे, उसे कोई काम करवाना चाहते थे तो वो करती नहीं थी। बहुत मुश्किल से उसे मैंने सेटल करना शुरू किया प्ले थेरेपी के साथ में, उसके साथ फ्लोर टाइम करना और उसके साथ में उसके इंटरेस्ट की चीज़ें लेकर मैंने उसके साथ काम शुरू किया। आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। वह मुझे बिल्कुल भी नहीं देखती थी, तो मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया ताकि वह मुझे देखे और उसने मेरी बातों को मानना और देखना शुरू किया। मैंने मिरर की हेल्प ली उसे स्पीच सिखाने के लिए, क्योंकि वह मेरी आंखों को देखती नहीं थी। मैंने उसे अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के साथ में स्पीच थेरेपी देना स्टार्ट किया ताकि वह मुझे देखना शुरू करे। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के करीब जाना। जब आप बच्चों के करीब जाते हैं तो बच्चे आपके साथ सहज फील करने लगते हैं और सीखना शुरू करते हैं। वह बिल्कुल भी पेंसिल नहीं पकड़ती थी, तो मैंने शुरुआत की क्रेयॉन के साथ स्क्रिबलिंग से। मैंने देखा कि वो डे बाय डे मुझे देखने लगी है, ध्यान देने लगी है। मैं बबल्स, उसकी पसंद की चीज़ें होती थी, उनको यूज़ करती थी। एक चीज़ मुझे और पता चली कि वो बिल्कुल नॉन वर्बल है, वो कुछ नहीं बोलती है। पानी के लिए सिर्फ वो बू बोलती थी। स्पीच के नाम पर सिर्फ एक ही साउंड थी, बू। ये एक साउंड, जब उन्होंने मुझे बोला कि वो बू बोलती है पानी के लिए मैडम, तो आप उसे पानी दे देना जब वो बू बोलेगी। मैंने उसे बोला कि मैं पानी नहीं दूंगी बू बोलने पर, मैं उसे पानी बोलना सिखाऊंगी। अगर वो बू बोल सकती है तो वो पानी भी जरूर बोलेगी। मैंने उन्हें ये भी बोला कि घर पर आप उसे ये चीज़ ट्राई कीजिए, वो ज़रूर बोलेगी। क्योंकि जब आपका बच्चा एक साउंड पर आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं तो बच्चा नए वर्ड सीख नहीं पाता है। ज़रूरी ये होता है कि हम बच्चे को वर्ड्स इंट्रोड्यूस करें उस टाइम पर, स्पेशली जब उसे वो चीज़ चाहिए। धीरे-धीरे मैंने देखा कि उसको फाइन मोटर डिफिकल्टीज बहुत थी। पेंसिल पकड़ना तो दूर की बात, वो पेंसिल को देखती भी नहीं थी। धीरे-धीरे मैंने ऑब्जेक्ट्स के साथ में उसे समझाना शुरू किया, उसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके साथ मैंने स्टार्ट किए, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स को लेना, इस तरह से उसकी सेंसरी चीज़ों को लेना, क्योंकि उसको टैक्टाइल डिफेंसिवनेस थी। वो कोई भी काम योगा करवाती तो वो नहीं करना चाहती थी, कोई भी वो फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करती थी, क्योंकि उसमें हमें उसको पकड़ना पड़ता था जो वो चाहती नहीं थी। इस तरह से फिर धीरे-धीरे सॉफ्ट वॉइस को ऐड करना, उसे डीप प्रेशर देना, जॉइंट कंप्रेशन देना, इस तरह से मैंने उसके साथ काम शुरू किया। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से मैं उसे हमेशा डीप हग करती थी ताकि वह कंफर्टेबल रहे। सेशन की शुरुआत में हमेशा उसके साथ में इस तरह से करती थी कि वह मेरे साथ कंफर्टेबल होना शुरू करे और धीरे-धीरे वह मुझे देखने लगी, कंफर्टेबल होने लगी और मेरी बातें मानने लगी। वो इन चीज़ों को एन्जॉय करने लगी जो पहले वो बिल्कुल नहीं करती थी। जैसे कि जॉइंट कंप्रेशन में स्टार्टिंग में वो बहुत डिस्कम्फर्ट शो करती थी, लेकिन धीरे-धीरे उसने उन चीज़ों को एन्जॉय करना शुरू किया। जब बच्चा नॉन वर्बल होता है तो बहुत सी कंडीशंस हमें देखने की ज़रूरत होती है कि बच्चे को कोई और मोटा इशू तो नहीं है। मैंने देखा कि वो पूरा मुँह ही नहीं खोलती है, अपनी टंग को यूज़ नहीं करती है, तो बहुत ज़रूरी था उसे और मोटा एक्सरसाइज करवाना और मैंने चम्मच की, आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से उसे ये एक्टिविटीज़ करवाना शुरू किया। इसके साथ ही मैं कभी उसके लिप्स पर हनी लगाती थी, वह उन्हें लिक करे और उसे जा और चीक्स एक्सरसाइज करवाती थी, जिसकी वजह से उसने बोलना शुरू कर दिया और वह हेलो, बाय, ये छोटे-छोटे वर्ड्स बोलना शुरू किया उसने। इसके साथ ही उसने शुरू किया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मुश्किल वर्ड्स को बोलना। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जो बच्ची पानी को भी बू बोलती थी और एक भी वर्ड नहीं बोलती थी, आज उसने फ्लो में बोलना शुरू किया। ऐसा नहीं होता है कि हम ये सोचें कि हाँ रिजल्ट एकदम से मिलेंगे, लेकिन कई बार आपको रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता कि इतनी जल्दी मिलेंगे, और ऐसा ही था कुछ उसके केस में कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे रिजल्ट्स इतनी जल्दी मिलेंगे। वो लगातार सीखती चली गई, उसका सीखने का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। शी वॉज इम्प्रूविंग डे बाय डे। मेरे लिए ये बड़ी बात थी। उसके पेरेंट्स को भी मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था और ये चीज़ वो जानते थे। वो एक छुट्टी भी नहीं चाहते थे कि कोई हम छुट्टी करें, क्योंकि हमारा बच्चा सीख रहा है। मैंने देखा धीरे-धीरे उसमें अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई। जो आस-पास किसी को देखती नहीं थी, अब उसने देखना शुरू किया। जो कुछ बोलती नहीं थी, अब उसने गुड मॉर्निंग मैम, बाय, हेलो, मेरे क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू किया। ये सब चीज़ें वो हमारे यहाँ सेंटर में ही सीखी। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो नो मैटर कंडीशन कैसी भी है, कितनी भी खराब है,
रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलते हैं। सिस्टम में सोशल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, सोशली वो काफ़ी कट ऑफ थी। मैंने आपको बताया कि अगर कोई डोर खुलता था तो वो देखती थी और रोना शुरू कर देती थी इस चीज़ पे। और तब मैंने उसको अलग बिठाना शुरू किया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होती थी। जब ये चीज़ मैंने उसके साथ की, फिर धीरे-धीरे मैंने उसे उस रूम में शिफ्ट किया, उसे डोर की आवाज़ से प्रॉब्लम होनी बंद हो गई। क्योंकि धीरे-धीरे उन चीज़ों के साथ मैं उसे कोप करना भी सिखाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे एक सेफ ज़ोन में रखूँ और बच्चा कोप करना नहीं सीख पाए, क्योंकि जब सेंसिटिव इश्यूज़ बच्चे को होते हैं तो साथ में उसे एक्सपोज़र देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा हर सिचुएशन में कोप करना सीख पाए। जो एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, एडजस्टमेंट इज़ अगेन और कॉग्निटिव एबिलिटी, इसका संबंध हमारे ब्रेन से होता है। हम हर एक चीज़ के साथ एडजस्ट करना जब सीख जाते हैं तो इससे हमारे ब्रेन की जो सोचने की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती है। बच्चे लगातार एक ही चीज़ क्यों करते हैं? बच्चे एक ही उनको सेंसी इश्यूज़ होते हैं, तो सेंसी इश्यूज़ में बच्चे को थेरेपीज़ देने के साथ-साथ एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है और मैंने यही चीज़ें की। मैंने उसे जानबूझकर डोर के पास की सीट दी धीरे-धीरे। उसे डोर के पास बिठाया, कोई भी टीचर अंदर आती थी या कोई भी स्टूडेंट आता था तो वो अब उसे रोना बंद कर दिया, लेकिन वो देखती थी कि कौन आया है। इससे उसमें अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई। उसने लोगों को देखना शुरू किया। वो इतनी अवेयर हो गई कि उसे आसपास के बच्चों के नाम पता लग गए और वो उनके नाम बताती थी। टीचर्स के नाम वो बताना शुरू कर गई। सोचिए, जो बच्ची बोलती नहीं थी, थोड़े ही टाइम में उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई। मतलब कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको कोई कुछ भी कह रहा है, कोई भी स्पेशलिस्ट आपको बोल सकता है कि ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता या ये बच्चा इम्प्रूव नहीं कर सकता, ये बच्चा डिट्रॉइट होगा, इसकी कंडीशन नीचे जाएगी, रिग्रेस करेगा, ये सीख ही नहीं सकता है। ये चीज़ें, ये शब्द जो हैं, अगर पेरेंट्स दिल पे लेकर बैठ जाते हैं तो बच्चों के साथ में यकीन मानिए कभी सही से काम नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़रूरी है हम इन शब्दों को एक तरफ करें। ये नेगेटिविटी है, इन नेगेटिविटीज़ को हमें दूर रखना है अपने आप से और कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चे के साथ काम करें। पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा आपके पास आता है, मेरे सेंटर में जब बच्चे आते हैं तो मैं पेरेंट्स को लगातार काउंसलिंग करती हूँ उनके साथ में काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि वो मेंटली ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं। अब उन्होंने मेरी हर बात को मानना शुरू किया। मैं हर मंथ पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि घर पे वो क्या कर रहे हैं, बच्चों की इम्प्रूवमेंट कैसी है, क्या पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। क्योंकि ये एक चीज़ पेरेंट्स के इनसाइट को समझना बहुत ज़रूरी है। घर में और सेंटर में दोनों कोऑपरेटिवली होता है, दोनों आपस में टीम वर्क की तरह काम करते हैं तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। हमारे बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट की चीज़ नहीं है जिस पर हम कभी कैमल मिल्क या कभी हम स्टेम सेल या फिर कभी हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं अलग अलग तरह की। किसी ने कुछ बता दिया, हमने वो किया, किसी ने कोई मेडिसिन बता दी, हमने वो दे दी बच्चे को। ये गलतियां मत कीजिए, क्योंकि ऑटिज्म कोई डिजीज नहीं है, ऑटिज्म बीमारी नहीं है। ऑटिज्म एक अवस्था है, एक कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है जिसे समझना जरूरी है। उससे जो लोग ये कहते हैं कि ऑटिज्म बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, वो भी गलत है, और जो ये कहते हैं कि ऑटिज्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो भी गलत है। बात है बच्चे की समझने पर, आपके काम करने पर। आप बीच की कंडीशन में रखकर चलिए कि आपको अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। एंड अगर हमारा जो मोटिव है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है तो बहुत सी चीज़ें बच्चे अपने आप सीखने लग जाते हैं। कम से कम 80 to 90% तक इम्प्रूवमेंट्स देखी है मैंने ऑटिज्म केसेस में बच्चों के साथ में। तो इसे मैं रिकवरी ही मानती हूँ, क्योंकि 10% अगर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे 100% ठीक हो, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करें, तो ऐसा कोई टारगेट हो नहीं सकता। क्योंकि पेरेंट्स जो है, ज़्यादातर मैंने जिनसे भी बात की है, वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैडम इंडिपेंडेंट हो जाने चाहिए। रिकवरी का मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप उन चीज़ों पर काम कीजिए कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो, ना कि इस चीज़ पर कि मैं ऑटिज्म को पूरी तरह से ठीक कर पाऊँ, क्योंकि वो एक इलॉजिकल सी बात है। क्योंकि ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। अगर बच्चे में कुछ एक बिहेवियर्स या कुछ एक उसकी डिफिकल्टीज है तो उसे समझिए, उन इश्यूज को लेकर बैठिए मत कि मेरा बच्चा ये क्यों करता है। बहुत ज़रूरी है बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना और उसे सही वे में ट्रीट करना। सृष्टि का केस एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेरे पास से नॉर्मल स्कूल में जा चुकी हैं। ये एक अचीवमेंट जो है, सिर्फ ये एक अचीवमेंट नहीं। जब से मैंने सेंटर स्टार्ट किया, मैंने बहुत से बच्चों को जाते हुए देखा कि बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाएं, वो वहाँ सोसाइटी में इंटीग्रेट हो, वो वहाँ सीखें और उसे रेडी करें, उसे प्रिपेयर करें हम स्कूल के लिए, ताकि उसे कल स्कूल में जाकर किसी तरह की परेशानी ना हो। ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन या अननेचुरल वेज की बजाय अगर हम बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें प्यार दें, उन्हें एक्सेप्ट करें और
पॉजिटिव होकर उन पे काम करें तो आउटकम्स कई गुना ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं।